हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये उसका दूसरा लेक्चर है। तो फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है वो बताया और सबको समझाने के बाद मैं उस क्वेश्चन एक करके दिखाया था कि कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए अब हम इस वाले वीडियो लेक्चर में सिर्फ उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। 2-4 प्रॉब्लम करेंगे आराम से, 2-4 मतलब 4 प्रॉब्लम करेंगे और आराम से समझना। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक समझ में आ जाएगा और ये बहुत छोटा टॉपिक है। मतलब आज एक थ्योरी हो गया, आज एक क्वेश्चन का वीडियो और एक अगला वीडियो आएगा मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन बताने के लिए और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बस खत्म। 4 लेक्चर में ही होता है ना। तो इस क्वेश्चन को देखो करते हैं, पहले ध्यान से पढ़ो। उसमें क्या बोला गया है कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स, गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इज द सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, 6 सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस एंड एट मोस्ट 6 सक्सेस, है ना। तो इसका मतलब क्या किया गया है कि एक पेयर ऑफ डाइस मतलब एक साथ 2 डाइस फेंके गए हैं और अब दोनों पे जो नंबर आया ना उनका सम 7 हो, ये सक्सेस है। यानी कि अगर 4 और 4 आ गया तो सम कितना आएगा, 8 आएगा। वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस तभी मानी जाएगी जब दोनों पे आए हुए नंबर का सम कितना हो, 7 हो। तो वही बात बोली गई है। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे निकाली जाए। हालांकि जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है उसकी सक्सेस उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल दिया गया है सक्सेस कौन है। तो सक्सेस क्या है कि दोनों पासों पे, दोनों डाइस पे जो नंबर आए ना उनका सम अगर 7 आ जाता है तो उसी बात को हम लोग सक्सेस बोलेंगे। तो एक बात देखो, अगर पेयर ऑफ डाइस उछाले गए हैं, पेयर ऑफ डाइस, एक बार पेयर ऑफ डाइस उछाला गया है तो उसमें 36 आउटकम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज रखने वालों को तो इतना तो मालूम ही होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 6, ऐसे करते करते 6 1 6 2, ऐसे 36 आउटकम। उसमें से सम 7 किन किन पे आता है? सम इक्वल्स टू 7 आ जाए, ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है जब 1,6 आ जाए या 6,1 आ जाए, फिर 4,3 या 3,4 या फिर 5,2 और या 2,5। बस इन्हीं सूरतों में 7 आता है सम। तो ये कितने लोग ऐसे हुए? 1 2 3 4 5 6 6 लोग ऐसे हुए जिनका सम कितना आएगा, 7 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हम बोल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, है ना, सक्सेस जिसको हम P नाम देंगे, वो क्या हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा। कुल मिला के कितना आ गया, 1/5 आ गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया तो Q भी मिल जाएगा कितना, 1-1/6, ठीक है ना। 1-1/6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कितना आ गया, 5/6। नाउ अब क्या पूछा गया है कि हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है भाई नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब है एक भी बार सक्सेस नहीं मिली तो R = 0। फॉर्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस का फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, कितनी बार उछाला गया है, पहली बात 7 बार उछाला गया है तो हालांकि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 7C और R की वैल्यू 0 इस केस में, और फिर होता है P की पावर 0, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर n-0, यानी कि 7 - 0 तो 7 ही रहेगा। तो कुल मिला के ये 1 5/6 की पावर 7, दिस इज योर आंसर पहले पार्ट का। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में बोला गया है कि अपने को 6 सक्सेस चाहिए तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 7C6 और 1/6 का पावर 6 और फिर 5/6 का पावर 7 - 6 यानी कि 1 हो जाएगा। तो पहली बात 7C6 की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, और इंटू 1/6 का पावर 6 और फिर 5/6 का पावर 1, ठीक है। तो कुल मिला के ये 5 और ये 7 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया, 35, और 6 की पावर 6 और एक 6 की पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6⁻7 बन जाएगा। तो 35/6⁻7, दिस इज द आंसर। नाउ अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है भाई कितने सक्सेस, एटलीस्ट 6 सक्सेस चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 6 सक्सेस। तो R की वैल्यू क्या, 6 सक्सेस, कम से कम 6, 7 बार भी सक्सेस हो सकती है, 8 बार भी हो सकती है, लेकिन 8 बार उछाला ही नहीं गया है तो R की वैल्यू 6 और 7 हो सकती है। बात समझ में आया कि नहीं है कि बोला कम से कम हमको इतने चाहिए, तो कम से कम इतने चाहिए तो उससे ज़्यादा भी तो हो सकता है। तो यस, अगर कम से कम 6 सक्सेस चाहिए तो मतलब 6 से ज़्यादा बार भी मिल सकती है। अपने को कम से कम 10 मार्क्स चाहिए 20 नंबर के पेपर में, तब पास हो जाएंगे। तो क्या 10 से ज़्यादा मार्क्स
मार्क्स मिल गए, कोई हानि है क्या? नहीं ना। तो इस वजह से कम वाला बात बोला जाए तो कम से कम में वो नंबर और उसके ऊपर की वैल्यू भी ले सकते हैं ना। तो इसका मतलब मुझे दो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी पड़ जाएंगी। जब x की वैल्यू 6 है और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 है, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 7c 6 और 1/6 का पावर 6 और प्लस 5/6 का पावर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी फिर 7, तो 7c 7 हो जाएगा और 1/6 का पावर 7 हो जाएगा और 5/6 का पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हालांकि इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व ही करी है, ऊपर कितना 35/6 टू पावर 7 और इधर कितना आ गया प्लस 7 से 7 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/6 टू पावर 7 आ जाएगा। तो कुल मिला के 36 बटे कितना आ गया? 6 टू पावर 7 आ गया भाई। ओके, दोनों जोड़ के। अच्छा, 6 टू पावर 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 टू पावर 5 और इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 होता है, ये इससे गया काम से, इसीलिए मैंने इसको तोड़ा थोड़ा सा, तो 1/6 टू पावर 5, दिस इज योर आंसर, ये आएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट बचा है, ये और कर डालते हैं। तो इजी था, ये टॉपिक ही इजी है कुल मिला के। लास्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे तो उसमें बढ़िया लगेगा, लेकिन फोर्थ पार्ट में करने पे आता हूँ। इसमें क्या बोला गया है? एटमोस्ट 6 सक्सेस चाहिए। एटमोस्ट 6 सक्सेस का मतलब है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा में 6 बार सक्सेस मिलना चाहिए, यानी 7वीं बार सक्सेस नहीं मिलना चाहिए। यानी 7 बार उछाला 7 बार सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं। एटमोस्ट 6 मैक्सिमम, तो इसका मतलब 7 बार सक्सेस हो नहीं सकती। एटमोस्ट बोला गया है यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 सक्सेस चाहिए। तो बताओ उसके नीचे वाले नंबर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल। जैसे एक एग्जाम है, एक एग्जाम में बोला कि यार तुम कितना भी मेहनत कर लो ना, 20 नंबर के पेपर में तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर पाओगे? 18 नंबर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 पाओगे, यानी 19 या 20 नंबर पाने से रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उससे नीचे वाले भी पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं? यानी तुम्हारे 18 के 15 भी आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बस ये चीज़। तो जब भी एटलीस्ट बोला जाए तो उसके ऊपर वाले सारे ले सकते हैं, जब भी एटमोस्ट बोला जाए तो एटमोस्ट से ऊपर नहीं जा सकते, तो नीचे वाले सारे ले सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? 6 से ज़्यादा 7 नहीं हो सकती, तो कम वाली हो सकती है 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 हो सकती है। यानी कि अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 6 सक्सेस अगर निकालनी हुई ना तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस ऐसे करते करते डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6, यानी कि मुझे 7 प्रोबेबिलिटी एनसीआर फार्मूला निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो हमें ये 7 प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक ट्रिक काम करती है इस तरह से कि देखो अपने यार जो जो प्रोबेबिलिटी चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि 100% में अपने 90% चांस है जीतने के, लेकिन हारने के चांस 10% है, और हमें हारने के चांस को निकालना है। तो एक काम करें, या फिर ऐसे समझ सकते हो, मैं एक चीज़ तरह से बताऊं कि किसी चीज़ का चांस क्या होता है? 100% होता है। तो किसी को पाने का चांस अगर मुझे मिल जाए और मैं 100% में से पाने का चांस घटा दूं, तो ना पाने का चांस निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? बिल्कुल। या दूसरी तरह से समझो, किसी भी चीज़ का चांस कितना होता है? 100%। अब किसी चीज़ को जीतने का चांस मेरे पास अगर मिल जाए तो मैं हारने का चांस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? क्या टोटल 100% में से जीतने का चांस निकाल दूँ? उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, किसी रेस में मेरे को जीतने का चांस है 70%, तो हारने का चांस कितना होगा? कितना? 100% माइनस 70%। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जो हमें कभी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए उसको निकाल के फेंक दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चाहिए वो बच जाएगी। अब यहाँ पे समझो कि मुझे x इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? किसकी नहीं चाहिए? 7 की नहीं चाहिए। तो एक काम करो, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1, और 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7 निकाल फेंको। तो 1 प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से लगा के 7 तक सबको ऐड कर दिया, तब जाके इसको बोलते हैं 1 प्रोबेबिलिटी। 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी। अपने को उसमें कौन कौन सी चाहिए? 0 वाली चाहिए, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 6 वाली और 7 वाली नहीं चाहिए। तो टोटल में से जो नहीं चाहिए वो हटा दिया, तो जो चाहिए वो मिल गई। तो इसी चीज को ऐसे भी सॉल्व करा जा सकता है। अब ये इजी हो गया, वरना ऐसे करते करते तो मारे जाते बिना मतलब। नाउ अब देखो 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू 7c 7 1/6 का पावर 7 और प्लस 5/6 का पावर 0, खत्म हुआ। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 7, ये गया 1/6 का पावर 7, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना? अब इसको क्या कैलकुलेट करें? ऐसे ही लिखा रहे।
तो ये आसान था। इसमें बस थोड़ी सी ये चीज़ समझनी होगी, प्रोबेबिलिटी में हर जगह करते हैं हम लोग नौटंकी ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा आप वीडियो स्किप कर दीजिए 20 सेकेंड, कम से कम क्वेश्चन लिखने में उतना टाइम लगेगा। क्या बोला गया है? अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक। अ मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड। क्वेश्चन, अ मैन टेक्स ए स्टेप फॉरवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.4, ठीक है, एंड बैकवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी एंड बैकवर्ड विथ प्रोबेबिलिटी 0.6. The probability that at the end of the probability that at the end of 11 steps he is one step away from the starting point. ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देन प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ढंग से सोचना पड़ेगा। इसने क्या बोला है कि एक आदमी टोटल 11 कदम चलता है, ठीक है ना, तो जहां से चलता है वो 11 कदम खत्म होने पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 1 कदम दूरी पे रहना चाहिए। तो इस बात की संभावना निकालो। तो देखो मैं समझाता हूँ कि एक आदमी 11 कदम चलता है और ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, इससे बस 1 कदम दूर रहेगा। तो देखो 2 केस बन सकते हैं। एक केस तो ये बन सकता है कि भाई वो 6 स्टेप आगे गया ऐसे और 5 स्टेप वापस आया। टोटल कितने हो गए? 11 स्टेप हो गए और अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना? 1 कदम दूर रहा। ठीक, ये केस 1। और केस 2 हमारे पास क्या बन सकता है? केस 2 वो क्या बोलता है कि भाई ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और एक बंदा 5 कदम आगे गया, 5 स्टेप फॉरवर्ड और 6 कदम पीछे लौट आया, ठीक है, 6 स्टेप। तो बताओ अभी भी 5 और 6 11 कदम हो गए, लेकिन अपने ओरिजिन से वो कितना दूर रहा? 1 कदम दूर रहा। तो 1 कदम दूर या तो सामने की तरफ हो सकता है या तो पीछे की तरफ से। यही 2 केस पॉसिबल हैं 1 कदम दूर रहने के, जब हम 11 स्टेप चलते हैं। तो इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। अब क्या बोला है? टोटल कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर मैंने कहा फॉरवर्ड चलने को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान लेता हूं तो 0.4, तो ऑब्वियसली क्यू कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। ठीक है, एक मैं चीज़ यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता भी देता हूँ कि यार जो NC(x) और NC(y) अगर बराबर हो जाएं तो पक्की बात है x + y का सम n के बराबर होता है। अगर इनका सम ऊपर n के बराबर होता है तो इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर 6C2 और 6C4 बराबर होता है, अगर इन दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर आ गए तो ये दोनों कोएफिशिएंट बराबर होते हैं। ठीक, चलो ये बात अगर मैंने बताई, अब ध्यान रखना, दिमाग में यूज करूंगा। देखो इसमें क्या किया है? 11C 6 स्टेप सामने चला है तो R की वैल्यू 6 हो जाएगा। ये फॉरवर्ड चलने को हम सक्सेस मान ले तो R है। तो 0.4 के पावर, या फिर 0.4 ना लिखूं अभी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ P के फॉर्म में लिख देता हूँ। P की पावर 6 और Q की पावर कितना? 11 - 6 यानी 5। और अच्छा और लगा हुआ है तो बीच में क्या होगा? प्लस होगा। 2 केस होंगे ना, तो सारे केसेस को जोड़ते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11C5 P की पावर 5 और Q की पावर 6 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि 11C5 11C6 बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम 11 आ जाता है। यानी 11C6 को चाहूँ तो मैं 11C5 लिख दूँ, या फिर 11C5 को चाहूँ तो 11C6 लिख देता हूँ। तो मैं चलो एक काम करता हूँ, यही चीज़ के बराबर लिख देता हूँ। तो पहले इन दोनों में क्या क्या कॉमन आएगा? एक तो कॉमन आ जाएगा 11C6। क्यों? क्योंकि इसको 11C6 भी लिखा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये कॉमन ले लिया दोनों में से। फिर P की पावर 5 यहाँ है, P की पावर 6 यहाँ है, P की पावर 5 कॉमन आ जाएगा। फिर Q की पावर 5 यहाँ, Q की पावर, तो Q की पावर 5 भी कॉमन आ जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पावर 6 था, 5 निकल गया, 1 P बचा। और यहाँ पावर Q की 6 थी, 1 और Q 5 निकल गया तो 1 Q बचा। ये हमारे पास बच गया।
अब इधर चलो लिख देते हैं, देखो 11C6 p की पावर 5 q की पावर 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p q की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर p प्लस q 0.4 प्लस 0.6 ऐसा लिख दो। अच्छा 0.4 0.6 ऐड करके कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये तो 1 आ गया भाई, तो 11C6 और 0.4 इंटू 0.6 और इसकी पावर कितनी 5 और इंटू ये तो 1 आ गया, और फाइनल हमारे पास आंसर कितना आया 11C6, या इस जगह पे 11C5 भी कोई लिख सकता है क्योंकि 11C6 और 11C5 बराबर होते हैं। अच्छा 0.4 और 0.6 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 0.24 आता है, और इसकी होल पावर कितना 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस इसको पढ़ के समझने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मुश्किल लगता है। तो ये वाला भाई ये भी निपट गया। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैं जरा वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम देख लेता हूँ कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उसके बाद में 15 ही मिनट हुए। चलो क्वेश्चन हम करते हैं, और इसमें बोला गया है ए लॉट ऑफ 10 बल्ब्स, a lot of 100 bulbs contains 10 defective bulbs. 10 defective bulbs. 5 bulbs are selected at random. आप लोग एक बार ट्राई करना है ये क्वेश्चन। 5 bulbs selected at random from the lot and sent to retail store, है ना, then probability that store will receive at most one defective bulb, इस ... ये अब देखो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन आप ही ट्राई कर लो, मैं तो ये कहता हूँ क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इसको देखना। तो आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो क्या है, मुझे तो बताना ही है ना। सॉल्यूशन तो हमारे पास जाहिर सी बात है कि स्टोर पे फाइनली प्रोबेबिलिटी किसकी निकाली गई है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टोर विल रिसीव एट मोस्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब, यानी डिफेक्टिव बल्ब्स का निकलना हमारी सक्सेस है। भाई गलती ढूंढ लेना हमारी सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पी किसको मानूंगा, डिफेक्टिव बल्ब निकल आने का, डिफेक्टिव बल्ब पा जाना, ठीक है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा। अच्छा 10 बल्ब हैं 100 में से, तो 1/10 हो गई कि नहीं हो गई भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ऑब्वियसली क्यू कितना हो गया 9/10 हो गया, फिर 1 - 1/10 करेंगे तो ठीक है। अच्छा कितने बल्ब निकाले गए हैं, n = 5 क्योंकि 5 बल्ब निकाले गए हैं, और एंड आर क्या क्या होना चाहिए, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही डिफेक्टिव बल्ब, 5 भेजा और 5 डिफेक्टिव निकल आए तो भाई कोई स्टोर वाला हमसे लेगा क्या बल्ब, नहीं ना। तो क्या बोला है कि 5 बल्ब्स का जब भी मैं सैंपल भेजूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक डिफेक्टिव निकलना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं, वरना वो अपनी दुकानदारी बंद कर देगा कुल मिला के, ठीक है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0, जब ज़्यादा से ज़्यादा की बात करी जाए तो उससे नीचे की वैल्यू ले सकते हैं, तो 0 यानी एक भी डिफेक्टिव बल्ब ना जाए 5 में से, तो कितनी अच्छी बात है, या फिर केवल एक निकल आए। तो पिछले वाले प्रॉब्लम में याद करो हमने एटमोस्ट जो पहली प्रॉब्लम कराई थी, तो एटमोस्ट के केस में हमने 1 माइनस करा था, वो इसलिए करा था क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी थी। तो एटमोस्ट के केस में हमेशा 1 माइनस लें जरूरी नहीं है, वो केवल तब करते हैं जब हमारे पास क्या होता है कि 10 चीज़ें सॉल्व करनी है, 10 में से 9 चीज़ें अपने को सॉल्व करनी है और एक चीज़ नहीं सॉल्व करनी है, तो 9 चीज़ें सॉल्व करने के बजाय मैं 1 में से 10वीं चीज़ घटा दूँ, वो चीज़ होती है। यहाँ पर तो 2 ही, एक r = 0 और r = 1 लेके सॉल्व करना होगा, तो 1 माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लो।
आई होप आप बात समझ पा रहे होगे। नहीं भी समझ पा रहे हो तो बस मैंने जो अभी बोला ना लास्ट वाला सेंटेंस उसको भूल जाओ, इसमें देखो, ठीक है। डिफेक्टिव आने का 1/10, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना, नॉन डिफेक्टिव की फिर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, n की वैल्यू 5 और r की वैल्यू कितनी 0 और 1 हो सकती है। तो इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है x = 0 यानी एक भी डिफेक्टिव ना निकले, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 1 भी हो सकती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 यानी एक डिफेक्टिव निकला है, और इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5c0 और 1/10 का पावर 0 और उसके बाद 9/10 का पावर 5 प्लस 5c1 1/10 का पावर 1 हो जाएगा और 9/10 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, हमारे पास आंसर आया 9/10 का पावर 5 प्लस 5 × 1/10 × 9/10 का पावर 4। तो अब क्या करते हैं, ये चीज़ कॉमन आ गई, यानी कि क्या 9/10 का पावर 4 ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या 9/10 बचा और प्लस यहाँ पर कितना बचा 5/10 बचा, ठीक है। दोनों को जोड़ दें तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आया, हमारे पास 9 और 5 14 आ गया 14/10 और फिर ब्रैकेट में 9/10 का पावर कितना रहेगा 4 रहेगा। अच्छा ये इससे कटेगा तो इसको फाइनली लिख सकते हैं 7/5 और इंटू 9/10 का पावर 4 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। हो गया, इजी क्वेश्चन था। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं करा के इस वीडियो को खत्म करता हूं और बहुत सारा आइडिया आपको लग भी गया होगा। थोड़ा सा वो डिफरेंट काइंड में इंफॉर्मेशन दी जाती है, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से नहीं दी जाती है। खैर क्या बोला गया है कि क्वेश्चन हमारे पास इफ पढ़ते ऐसे हैं x फॉलोज b4p, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे होता है ना bnp, इसका मतलब देखो लिखा क्या है, ये जो ऐसे लिखा होता है ना इसका मतलब होता है कि x कौन है रैंडम वेरिएबल, फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो ये लिखा होता है ना इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम वेरिएबल जो है ना वो क्या फॉलो करता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, जिसमें से वेयर जो यहाँ लिखा होता है ना वो n होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट, और जो p होता है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होता है भाई, ठीक है ना। तो शॉर्ट में इतने सारे वर्डिंग को ना लिखने के बजाय वो शॉर्ट में ऐसे लिख देता है। तो अगर ये चीज़ दी गई है तो अपने को समझ में आ रहा है। एंड देखो पहले क्वेश्चन में पूरा लिख दूं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 की वैल्यू कितनी है 16/81। देन हमसे पूछा गया है भाई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 बताओ, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन दी है तो यहाँ पे जो नंबर होता है वो क्या होता है वो n होता है, तो n की वैल्यू कितनी कवर हो गई अपने पास 4 और हमारे पास px और गिवन क्या है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं भाई, सॉल्यूशन पे ये दिया गया n = 4 एंड px = 0 क्या दिया गया है 16/81। एक काम करते हैं, इसका मतलब क्या होता है NCR होता है कि नहीं होता है, तो n की वैल्यू है 4, CR की वैल्यू कितनी 0 और p अभी हमें p और q नहीं मालूम है ना, तो p की पावर 0 और q की पावर कितना 4 - 0 यानी 4 = 16/81। अच्छा 4 से 0 1 हो गया, p की पावर 0 1 हो गया, सिर्फ क्या बचा q की पावर 4। अच्छा एक चीज़ और आया 16/81 को भी हम 2/3 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 आ गई। अच्छा q की वैल्यू अगर 2/3 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, तभी तो दोनों का सम 1 होगा, ठीक है। अगर ऐसा रहा तो अब सब कुछ निकल आया। अब हमें क्या पूछा गया है कि भाई px = 4 बताओ, तो क्या हो जाएगा 4c, r की वैल्यू भी कितनी 4 और p कितना है 1/3 के पावर 4 एंड q कितना है 2/3 के पावर 4 - 4 यानी कि 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 और यहाँ पर 1/3 का पावर 4 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना आया 1/81। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा, बड़ा इजी टॉपिक है। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे एंड देन उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इसको शेयर भी कर लो यार अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है।